नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज की कहानी का शीर्षक है बूढ़ा वृक्ष। पिछले 2 दिनों से मन में विचारों का झंझावात चल रहा था। बुद्धि और भावनाओं के बीच एक अजीब सा अंतर्द्वंद जारी था। जब भी भावनाएं पिछले 10-11 वर्षों की संवेदनाओं को समेटने लगती तो बुद्धि उसे व्यवहारिकता का पाठ पढ़ाने लगती। पिछली जिंदगी के संघर्षों की दुहाई देकर अपने बारे में सोचने और निर्णय लेने को विवश करने लगती। 2 दिन पहले गीता दी ने आकर जब उससे बात की थी, तभी से उसका मन इस नई दिशा में सोचने को बाध्य हो रहा था। अन्यथा अब तक तो सब कुछ सामान्य चल रहा था। कुछ भी तो नहीं, उसके मन में आराम से वह और मौसी नए घर में जाने की तैयारियां कर रहे थे। पर तभी गीता दी ने आकर उसके मन में हलचल मचा दी थी। उन्होंने कहा था, तनु, बहुत दायित्व निभा ली तूने। कितना समय बीत गया संघर्ष करते करते। अब वक्त आ गया है कि तू कुछ अपने बारे में सोच। नए घर में शिफ्ट होने से पहले अपनी जिम्मेदारियों को दरकिनारा कर। और भी न जाने क्या क्या कहा था उन्होंने। सुनकर अटपटा सा लगा था उसे। हैरान रह गई थी कि वह दी को प्रैक्टिकल सोच पर और लेकिन बाद में गंभीरता से विचार किया तो एहसास हुआ कि उनके कथन में सच्चाई थी। भावनाएं सदैव इंसान को कमजोर बनाती है। भावुक व्यक्ति सदैव लूजर रहता है। सच ही तो है, जब से रवि से उसका विवाह हुआ वह कभी स्वयं के आराम के बारे में सोच नहीं पाई। कुछ ही माह बीते थे उसके विवाह को ही एक रात उसकी सास को सीवियर हार्ट अटैक आ गया। तुरंत ही उन्हें इमरजेंसी में एडमिट किया गया। 10 दिन हॉस्पिटल में रहकर वह घर तो आई, पर फिर बिस्तर पर उठ न सकी। एक के बाद एक बीमारियां उन्हें घेरे रही। 2 साल तक वह सास की सेवा में लगी रही। उनके स्वर्गवास के पश्चात अलग वर्ष उसके बेटे आरव को जन्म दिया। रवि अब अपनी छोटी बहन चारू के लिए एक लड़का ढूंढ रहे थे। एक दिन चारू ने अपने कलीग अजय से उसे मिलवाकर कहा था, भाभी, मैं अजय से शादी करना चाहती हूँ, आप भैया से बात करो ना। रवि को अजय पसंद आया, पर उसकी मम्मी अपने बेटी की शादी धूमधाम से करना चाहती थी, जिसमें से काफ़ी खर्चा आना था। रवि हिचकिचा रहे थे। माँ की बीमारी में काफ़ी पैसा खर्च हो चुका था। तब उसी ने रवि को लोन लेने की सलाह दी थी और चारू की धूमधाम से शादी करवाई थी। जब आरव 3 साल का हो गया और स्कूल जाने लगा, तब रवि ने उसे जॉब करने की सलाह दी ताकि लोन उतारने में मदद मिल जाए और उनकी आर्थिक स्थिति सुधर जाए। वह सोच में पड़ गई, क्या करे। घर के पास कोई क्रेच भी नहीं था जहां स्कूल के पास आरव रह सके। इसी उधेर बनू में काफ़ी समय निकल गया। उस दिन मम्मी का श्राद्ध था। रवि सुबह पंडित जी के पास जाने लगे तो उसने कहा, रवि, पंडितों का पेट भरने से अच्छा क्या यह नहीं रहेगा कि हम किसी वृद्धा आश्रम में जाकर बड़े बुजुर्गों में स्नेह बांटें और उनका आशीर्वाद ले। रवि को बात जच गई। वृद्धा आश्रम में बुजुर्गों को खाना खिलाकर उन्हें अपार संतोष मिला था। कितने ही बुजुर्ग, कुछ अपने द्वारा ठुकराए हुए और कुछ हालात के मारे हुए। उन्हीं में से एक थी दमयंती जी, अत्यंत मृदु एवं विनम्र। कोई संतान तो थी नहीं। 5 वर्ष पूर्व पति भी एक्सीडेंट में चल बसे थे। अकेलेपन और असुरक्षा की भावना उन्हें वृद्धा आश्रम तक खींच लाई थी। उसने घर आकर रवि से कहा था, क्यों ना दमयंती जी को हम अपने घर ले आएं। पढ़ी लिखी अच्छी फैमिली की महिला है, उन्हें एक परिवार मिल जाएगा और मैं आरव की चिंता से मुक्त होकर जॉब कर सकूंगी। थोड़ा देर सोचकर रवि बोले, तनु, वृद्धा आश्रम से किसी को अपने घर लाना बहुत बड़ी बात है। इसका अर्थ है तुम सदैव के लिए एक इंसान का दायित्व उठाने के लिए तैयार हो। कहीं ऐसा ना हो कि कल तुम्हें अपने निर्णय पे पछतावा हो। मैं सोच समझ कर कह रही हूँ कि रवि, ठीक है, किंतु दमयंती जी तैयार होंगी क्या इसके लिए? रवि ने कहा, शंका जाहिर की। तुम बात करके तो देखो, दमयंती जी को भला क्या आपत्ति हो सकती थी। वह सहर्ष तैयार हो गई। वृद्धा आश्रम के संचालक ने हिदायत दी थी कि मिस्टर रवि, ऐसा ना हो कि अपना काम निकल जाए, आप इन्हें वापस यहीं छोड़ जाएं। अगर ऐसा हुआ तो उस निराशा से ये उबर नहीं पाएंगी। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ। रवि ने उन्हें आश्वस्त कर दिया था कि इस तरह दमयंती जी उसके घर आ गई। जल्दी ही उन्होंने साबित कर दिया कि उन्हें घर पर लाने का फैसला लेकर उसने कोई भूल नहीं की थी। उन्होंने न केवल अपनी ममता से और स्नेह से आरव को अपना बना लिया, बल्कि उसके घर को भी अच्छी तरह संभाल लिया था। आरव को अच्छे संस्कार देने में भी वह कभी पीछे नहीं रही। धीरे धीरे दमयंती जी कब उन दोनों की मौसी और आरव की दादी बन गई, उन्हें पता ही नहीं चला।
अक्सर रवि कहते, जितनी अहमियत खून के रिश्तों की होती है उतनी ही अहमियत उन रिश्तों की भी होती है जिन्हें हम भावनाओं से सींचते हैं। ऐसे रिश्ते कभी कभी खून के रिश्ते से भी गहरे बन जाते हैं, किंतु आज उसका अपना मन इस रिश्ते से दूर भागना चाह रहा था। उसे याद आ गया 3 वर्ष पूर्व मौसी का गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन करवाया था। उस दौरान वह इतनी कमज़ोर हो गई थी कि 2 माह तक बिस्तर से उठ नहीं पाई थी। कितनी परेशानी हुई थी उसे। ऑफिस से 1 माह की छुट्टी तो लेनी ही पड़ी थी। उस पर आए दिन हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़े, वो अलग। अब तो मौसी की उम्र भी बढ़ गई है, उस पर डायबिटीज़ की पेशेंट भी है। कहीं कल को बीमार पड़ गई तो क्या होगा? कौन करेगा उनकी सेवा? नहीं नहीं, वह रवि से बात करेगी और मौसी को वापस वृद्धा आश्रम भेजने के लिए राजी करेंगी। कौन सा उसका कोई सगा रिश्ता है मौसी के साथ जो वह उनकी चिंता में अपनी ज़िंदगी खराब करे। 2 वर्ष बाद आरव अपना करियर बनाने बाहर चला जाएगा। उस समय वह अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जिएगी। रवि के साथ अकेली रहेगी तो अपने लिए भरपूर समय होगा उसके पास। अपने शौक पूरे करेंगी, सहेलियों के साथ मौज मस्ती करेगी। उस समय मौसी का बोझ उठाकर वह क्यों अपने मन को मारे। पार्क में बैठकर यही सब सोचती हुए वह उठ गई और घर जाने के लिए बढ़ी तो दरवाजे पर ही पांव ठिठक गए। अंदर से आरव और उसके दोस्त पंकज की आवाज़ें आ रही थी। आरव पूछ रहा था, आखिर तुम अपने दादा दादी के पास क्यों नहीं जाना चाहते? यार, दादा दादी बहुत टोका टाकी करते हैं, यह करो, यह मत करो, यहाँ जाओ, वहाँ मत जाओ, समय से घर आओ आदि। किंतु छोड़ दो, तू नहीं समझेगा। तेरा दादा दादी कहाँ है? अरे वाह, समझूंगा क्यों नहीं, मेरी भी दादी है, किंतु वह तुम्हारी सगी दादी नहीं। पंकज बोला, ऐसा मत कह पंकज, सगी दादी जैसा ही प्यार दिया है उन्होंने मुझे। 4 वर्ष का था मैं जब वह हमारे घर आई थी। मम्मी जॉब पर जाती थी, स्कूल से मैं घर लौटता तो मम्मी को घर में न पाकर उदास हो जाता था। खाना खाने का मन भी नहीं होता था। तब दादी मुझे खाना खिलाने के लिए कितने यत्न किया करती थी। कभी मेरे साथ कैरम खेलती, कभी कहानी सुनाती, मेरे पसंद की तरह तरह की चीज़ें बनाकर खिलाती। धीरे धीरे वह मेरी दोस्त बन गई। स्कूल की एक एक बात जब तक मैं उन्हें बता नहीं देता था मुझे चैन नहीं पड़ता था। वे भी पूरी रुचि के साथ मेरी बातें सुनती और ज़रूरत पड़ने पर उचित सलाह भी देती थी। और यह तुमसे किसने कहा कि वह मुझे टोकती है? कुछ दिनों पहले मेरी फिजूल खर्ची की आदत को उन्होंने यह कहकर छुड़वाया कि मम्मी पापा कितनी मेहनत से पैसा कमाते हैं, मुझे पैसे की कद्र होनी चाहिए। पंकज, मैं तो दादी के बिना अपने घर की कल्पना भी नहीं कर सकता। मम्मी पापा भी उनसे बहुत स्नेह रखते हैं। आरव की बातें सुनकर वह बिल्कुल जर हो गई। बेटे के मुख से निकला एक एक शब्द उसकी आत्मा को प्रहार कर रहा था। वह स्त्री जिसने अपने जीवन के 10 साल उसकी गृहस्थी पर होम कर दिए, जिस जी जान से उसके बेटे की देखभाल की, उसके घर को संभाला, तभी तो निश्चिंता से वह अपनी जॉब कर पाई। बिल्कुल एक दादी जैसी ही फर्ज पूरा किया है मौसी ने, और वह बदले में क्या देने जा रही थी उन्हें। कितना सुकून रहा होगा मौसी के मन में कि वह एक परिवार के संरक्षण में है। उनके सुख दुख इस परिवार से जुड़े हुए हैं, किंतु अब वह इस सुकून को छीन रही है। फिर से उन्हें अपनी असुरक्षित अंधकारमय भविष्य की ओर धकेल रही है। आरव मौसी को कितना प्यार करता है। वह बच्चा होकर भी उनकी ममता को नहीं भूला और वह इतनी बड़ी होकर उनके उपकारों को भूल बैठी। उसे स्मरण हो आए कुछ वर्ष पूर्व की वह घटना। वह और रवि आरव की जिम्मेदारी मौसी पर छोड़ कितने लापरवाह हो गए थे। ऑफिस के बाद घूमना फिरना, दोस्त पार्टीज, तब मौसी ने ही चिताया था, आरव अब बड़ा हो गया है, उसे तुम्हारे साथ की आवश्यकता है। तुम्हारे लाए ये महंगे महंगे खिलौने उसे वह खुशी नहीं दे सकते जो तुम्हारा साथ दे सकता है। और वह संभल गई थी, किंतु अब वह एक बार फिर रास्ता भटकने जा रही है। स्वयं के लिए एक उन्मुक्त दायित्वहीन भविष्य की चाह में वह भूल बैठी कि उसके इस कदम से उसके बेटे पर क्या असर पड़ेगा, क्या शिक्षा मिलेगी उसे। यही न, उम्र को हो जाने पर माता पिता बोझ बन जाते हैं। कल को आरव भी उन्हें बोझ समझने लगे तो इस ख्याल से ही वह समूचे शरीर से झुरझुरी सी दौड़ गई। संस्कारों के जो बीज आज वह बोने जा रही है, कल वैसे ही फलों का कसेलापन उसे भी चखने को मिलेगा। मौसी तो उसके परिवार के प्रति पूरी तरह समर्पित हो गई, वही उनके दिल से नहीं जुड़ पाई। अगर जुड़ी होती तो उन्हें वापस वृद्धा आश्रम भेजने के बारे में सोचती भी नहीं। उसे मौसी का ऑपरेशन और छुट्टी लेकर अपनी की हुई सेवा तो याद रही, पर आए दिन ऑफिस से लौटकर अपना सिर दर्द, फिर मौसी द्वारा माथे पर बाम लगाना, सिर दबाना और फिर न जाने क्या क्या, वे सब बातें याद नहीं आई।
क्या वह उस देखभाल का अपनत्व भरे स्पर्श का मूल चुका सकती है? बचपन में वह अपने मम्मी पापा के साथ ऋषिकेश जाया करती थी। वहां परमार्थ निकेतन घूमते हुए उसके बाहर लिखा शिलालेख कई बार पढ़ती थी। वही इस समय उसकी स्मृतियों में कौंध रहा था। आंगन में लगे हुए बूढ़े वृक्ष को कभी मत काटो, भले ही वह तुम्हें फल ना दे, पर अपनी छाया अवश्य देगा। सोचते सोचते उसकी आंखों में आंसू आ गए। आत्मविश्लेषण के इन क्षणों ने उसके भटकते कदम को रोक दिया, उसकी सुप्त अंतरात्मा को जागृत कर दिया। मन में उठ रहा तूफान अब शांत हो चुका था। वह घर के अंदर आई, देखा मौसी टेलीविजन देखते हुए आरब को स्वेटर बुनने में व्यस्त है। मन ही मन उसने ईश्वर से का धन्यवाद किया जिसने उसे इतनी बड़ी भूल करने से रोक दिया था। आत्मा सुकून के साथ वह नए घर में जाने की तैयारियां में व्यस्त हो गई। आशा करती हूँ कि आज की ये छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि अगली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।